जी अस्सलाम वालेकुम वहीद। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर मेरा ना बेटा है 2 साल का, 2 साल 1 माह का। हाँ। उसको एक प्रॉब्लम है, जब वो पैदा हुआ था ना तो आधा घंटा तकरीबन 25 मिनट बाद उसको सांस है, इसकी वजह से डॉक्टर ने बताया कि प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में नहीं गई। अच्छा। तो वो ना काफी जगह से चेक करवाया, जनरल से भी चेक करवाया, जिला से चेक कराया, कुछ प्राइवेट अदारे से वहां से चेक करवाया। लेकिन अभी सूरत जो करंट ये है कि उसके जो हाथ है, पाँव, टांगे वगैरह वो माशाल्लाह सही काम कर रही है। उसकी बसात ठीक है, समात ठीक है, सुनता भी है, देखता भी है और बोलने की कोशिश भी करता है। लेकिन उसकी जो बॉडी का जो चेस्ट और बैक बोन वाला एरिया ना, वहां में वर्किंग नहीं हो रही। बाकी जिस्म का हिस्सा वर्किंग नहीं हो रही से क्या मतलब वहीद? वो जैसे ना वो बॉडी पे वजन नहीं पड़ रहा, वो यानी कि जिस तरह होता है ना बैक बोन पे वजन नहीं जा रहा, जिसकी वजह से वो सही प्रॉपर बैठ ठीक और ना ही उस पे वो गर्दन को वो ना एक जगह पे टिका नहीं सक रहा गर्दन। बिल्कुल ठीक। हाँ जी ठीक। अच्छा ये बताओ कि 20-25 मिनट डॉक्टरों ने क्यों नहीं उसको सांस दिया? वो सांस कुदरती तौर पे आया ही नहीं है उसको। नहीं कुदरत वो तो उसकी वजह से हाँ जी वो सांस लेट आया, उसके डॉक्टर ने बहुत एफर्ट की वहाँ पे। ये बताइए, ये बच्चे की पैदाइश घर पर हुई थी या अस्पताल में? नहीं ना, हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में थी? जी जी जी। किस शहर में? तत्तोगी में। सरकारी अस्पताल? हाँ जी। असल में एक तो मैं ये सुनना जरा गौर से यार। पहले मैं इनके बच्चे की बात कर लेता हूँ। असल में होता यह है कि पैदाइश के वक्त, जिस वक्त अगर किसी भी वजह से बच्चे को सांस ना आए और उसकी ऑक्सीजन की कमी हो दिमाग में, तो दिमाग के कुछ खुलिये हमेशा के लिए मर जाते हैं, ठीक, ख़त्म हो जाते हैं। अगर हमारा जिगर आधे से ज़्यादा काट के फेंक दिया जाए या ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाए तो दोबारा आ जाएगा। ब्रेन नहीं आता। एक गुर्दा हट जाए वो आ जाएगा, हड्डी टूट जाए जुड़ जाएगी। ब्रेन का न्यूरॉन जो एक दफ़ा टूट गया वो दोबारा नहीं आएगा। उसकी जगह बाकी न्यूरॉन उसका फंक्शन उठाने की कोशिश करते हैं, मगर वो मुकम्मल कभी होता है, कभी नहीं होता। अब प्रॉब्लम यह है कि जिस वक्त वो एक चीज़ आ गई, वक्त के साथ वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। सो पता कई दफ़ा लगता है जब बच्चा 6 महीने साल का होता है और उसके बैठने खड़े होने का टाइम है, वो नहीं कर रहा होता। तो इसका मतलब वो ब्रेन में डैमेज हो चुका है। वो डैमेज ब्रेन में हो चुका है। तो ये मिसाल के तौर पे जो 2 चीज़ें कह रहे हैं, एक तो वो बैठ नहीं सक रहा बच्चा 2 साल का, एक वो गर्दन अपनी नहीं संभाल पा रहा। ये मसाइल उसकी वजह से आते हैं। अगेन जो मैं जिस तरफ लेके आता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों की जो तंजीम है, बच्चों के डॉक्टरों की पीडियाट्रिक एसोसिएशन, उसका सदर हूँ और उस नाते से मैं हर जगह जाता हूँ। बड़े शहरों में हालात इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही हम छोटे शहरों में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, वहाँ पे दाई की डिलीवरीज़ और इवन जो अगर LHVs की डिलीवरीज़ और सेहत के निज़ाम में इतनी पेचीदगियाँ आ जाती हैं कि बच्चों की ये जो एस्फिक्सिया हम इसको कहते हैं कि दिमाग में खून ना पहुंचना पैदाइश के वक्त इतना ज़्यादा है, और ये एक मेजर कॉज है बच्चों के फौतगी का भी और उनकी जो है ज़हनी। डॉक्टर साहब ये बच्चा रिवाइव कर सकेगा, ठीक हो सकेगा? देखिए फिर वही बात कि जो तो हिस्सा डेड हो गया वो तो वापस नहीं आएगा, बाकी हिस्से वापस आएंगे। हम आमतौर पे इनको कहते हैं कि हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, ठीक, बच्चे के साथ मेहनत करते रहें ताकि बाकी हिस्से उसका काम पकड़ते जाएं। ठीक। सो उसकी फिजियोथेरेपी, उसकी जो है न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, खुराक, बीमारी का ख्याल, उसके साथ बातचीत, उसको इसमें कितनी परसेंटेज हो जाती है ऐसी कि बच्चों की गर्दन सीधी हो जाए, बैठना शुरू कर दें? अक्सर औकात हो जाती है। अक्सर औकात डिपेंड करता है कि आप उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। हमारी जो इसमें टारगेट ही होता है, इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम एक इसको टर्म यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो बच्चे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेदाद अपनी इंडिपेंडेंस पे आ जाएं कि वो खुद खाना खा सकें, खुद पानी पी सकें, खुद टॉयलेट जा सकें और घर के कुछ ना कुछ काम कर सकें। ठीक होगी। डॉक्टर साहब 2 चीज़ें आमतौर पे डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों के टेस्ट ज़रूर कराएं। मैं इस भाई से अर्ज़ कर दूं, इस बच्चे को मतलब ये ना सोच के छोड़ देना कि अब ये ठीक नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा हो सकेगा। एक तो सूरह रहमान जो है इस बच्चे को ज़रूर सुनाया करो। और डॉक्टर साहब हमने सूरह रहमान की इतनी मिराकलस चीज़ें देखी हैं, यकीन करें कि वो कहते हुए भी शर्म आती है कि लोग कहेंगे यार क्या ये किस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन हमने सुनी है। आपने सूरह रहमान बच्चे को सुनाना है और जब सूरह रहमान चल रहा हो तो आपने वहाँ पानी रखना है और वो पानी भी बच्चे को पिलाना है और 3 घूंटों में पिलाना है। लेकिन उस बच्चे की फिजियोथेरेपी करते रहें, उसको बीमार ना होना, कि उसकी बाकी चीज़ें जो हैं वो डेवलप हों और अल्लाह करे कि वो अपने काम काज जो का खुद ज़रूर हो जाए। डॉक्टर साहब से जब वापस आएंगे ब्रेक के तो बात करेंगे कि ये जो वाइटमिन्स की
डेफिशिएंसी होती है। आमतौर पे कहते हैं कि विटामिन डी की, मसलन जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, फिर विटामिन बी की, B12 की, ये कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो सफ़ेद दाग नज़र आने लग जाते हैं, कहते हैं जी कैल्शियम की कमी हो गई। तो ये क्या वाकई सच है, या इन चीज़ों को देखने के लिए क्या तरीका या क्या इंडिकेशंस होंगे जो किसी भी माँ और बाप को पता होना चाहिए? जो इंतज़ामात होते हैं बच्चे की ज़िंदगी की, खुराक के, चीज़ों के, इनमें ये जो निशानियां हैं कि बच्चों के आमतौर पे देखा है कि बड़ी भी उम्र के बच्चे होते हैं तो थूकें निकलती रहती हैं और सफ़ेद चटाख पड़ जाते हैं, कहते हैं ये विटामिन बी और कैल्शियम की कमी होती है, या कुछ बच्चे मट्टी खाते हैं तो कहते हैं कि ये कैल्शियम की कमी होती है, इसलिए ये बातें सच है? कोई ख़ास नहीं, कोई ख़ास नहीं। इसके दो पहलू हैं जी। पहला पहलू ये है कि जो चेहरे पे सफ़ेद चटाख हैं वो आमतौर पे या तो फंगस के हैं या स्किन की बीमारी के होते हैं। ठीक, उसका कैल्शियम से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका कैल्शियम से आमतौर पे कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह मट्टी खाने का जो प्रॉब्लम है उसमें कहा जाता है कि कुछ चीज़ों की कमी होती है तो बच्चे खाते हैं, लेकिन आमतौर पे साइकोलॉजिकल होता है। लेकिन जो दूसरा पहले वो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि बच्चों में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम उन्हें कहते हैं उसकी कमी होती बहुत ज़्यादा है। अच्छा। सो हम लोग ख़ास तौर पे जब ध्यान रखते हैं बच्चों की खुराक का तो हम उनको खाना तो खिला देते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जिसमें ख़ास तौर पे अगर मैं 4-5 के नाम लूँ, आयरन इस वक्त आधी से ज़्यादा बच्चों की पॉपुलेशन जो है वो आयरन डेफिशिएंट है। क्लोज टू 50% ऑफ इसलिए थके थके बच्चे होते हैं। आयरन की कमी है। और याद रखिए ब्रेन में मेटाबॉलिज्म आयरन का सबसे ज़्यादा होता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है, बाकी बॉडी फंक्शन के लिए भी बहुत क्या होगी कि आयरन की कमी है? वही आपने जिस तरह कहा, बच्चा थका है, पेल है, उसकी रंगत पीली है, उससे भागा नहीं जा रहा है, सांस फूल जाती है, और बच्चे अपने रोज़ाना के कामकाज नहीं पूरे कर सकते, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी आयोडीन की डेफिशिएंसी, ये जो नमक वाला आयोडीन है, क्योंकि हम नमक में आयोडीन डालते नहीं है, तो इसका मतलब हमें सुर्ख वाला नमक लेना चाहिए। हमें लेना ही आयोडीन मिला नमक चाहिए, बस, बाकी नहीं, रिफाइंड नहीं। ये तो पूरी दुनिया में तो कानूनन है, पता नहीं हम क्यों कानून वो बना भी चुके हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं होता। आयोडीन हम जितना सफ़ेद होता है बगैर आयोडीन के उसको ही अच्छा समझते हैं। आयोडीन की वजह से गिल्लड़ की बीमारियां, और अगेन ये जो गला सूज जाता है, लेकिन उससे कमतर वही वाली बात है कि जो थायराइड फंक्शंस हैं ये ब्रेन के ऊपर बहुत इफेक्टेड होते हैं। कॉलर है हमारे साथ, कितनी आसान बात है कि आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करना, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, खुदा का वास्ता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और ये मट्टी खाने का मतलब ये नहीं है, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, तो कह रहे थे कि ये जो मट्टी खाने वाले बच्चे होते हैं ना, ये ज़्यादातर पेरेंटिंग की डेफिशिएंसी होती है इनमें, माँ बाप की तवज्जो, साइकोलॉजिकल ये असरात होते हैं, और उनको हम समझते नहीं। आके पूछते हैं सवाल कि बच्चों के भी नफसियाती मसाइल हो सकते हैं।